पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जो आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है आपका टॉपिक वाइज सेट पेपर है। मतलब कि इसमें हम फसल उत्पादन पूरा कर चुके हैं, जिसमें आपके 19 सेट पेपर में पूरा का पूरा हमने जो है फसल उत्पादन जो है कंप्लीट किया है। आज हमारा 20वां सेट पेपर है, जिसमें हम पादप प्रजनन को करेंगे। ठीक है, पादप प्रजनन आज के सेट पेपर में होने वाला है। गुड इवनिंग। ठीक है, पादप प्रजनन होने वाला है आज के सेट पेपर में, और बायोटेक रहने वाला है। और आज के सेट पेपर में आपका साथ ही साथ बायोटेक के साथ साथ आपका जो है, ठीक है, बायोटेक के साथ साथ जेनेटिक्स और आपका प्लांट ब्रीडिंग आज के सेट पेपर में रहने वाला है। ठीक, तो अभी तक हमने जो है, राधे राधे सभी को। ठीक, तो अभी तक हमने फसल उत्पादन 25 को मतलब कि ये कहें कि पूरा कर लिया है। अब हम जो है पादप प्रजनन जो कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी आपके जो है 20 सेट पेपर और बचे हुए हैं इसके, मतलब टॉपिक वाइज के। और उसके बाद आपका जो शुरू होगा वो आपका शुरू होगा आपका फुल लेंथ। ठीक, ब्रह्मास्त्र में फुल लेंथ भी शुरू करेंगे। अरे भैया वो फेक है, फेक है। एनटीपीसी एग्रीकल्चर फेक है, मैंने देखा था उससे। ठीक, तो आज का सेट पेपर नंबर 20 है। ठीक, और ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जो यहाँ पर हम करवाते हैं उसकी पीडीएफ आपको वेबसाइट व एप्लीकेशन जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इसकी। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका वेबसाइट और एप्लीकेशन का, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, जिसमें आपको 60 सेट पेपर मिलने वाले हैं, 20 फुल लेंथ रहेंगे, 40 टॉपिक वाइज रहेंगे, और सारी प्रिंटेबल पीडीएफ है। 65 कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, बाद 20 क्वेश्चन यूपीजी के रहने वाले। प्राइस मात्र 299 रुपए है। आगे है आपका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, सारा का सारा एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर, लगभग आपके 1400 से 1500 पेजेस हैं। ठीक है, कंप्लीट कृषि का एक है, हमने कवर किया है, पूरा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है। ठीक है, तो ये आपका 1500 रुपये में, अभी आपका दशहरे के टाइम पर 10% ऑफ किया था इसमें। ठीक है, 1500 रुपये में ये आपको मिलने वाला है कंप्लीट कृषि के, एग्रीकल्चर के आपके कंप्लीट स्टडी मटेरियल। ठीक, हिंदी माध्यम में रहने वाला है ये, और आपको एक कुरियर या फिर कहे आपका हार्ड कॉपी में आपके घर पर भिजाया जाएगा ये सारा स्टडी मटेरियल कृषि का। ठीक, और जल्दी ही यूपीजी के और कंप्यूटर में ही लाने वाले हैं। आपका जो है प्री लाइव रिकॉर्डेड और आपका जो है एक बैच चल रहा है। ठीक है, जो कि मात्र आपका 1299 रुपए में, लेकिन यदि आप कूपन कोड लगाते हो V125 तो आपको इसमें लगभग 999 रुपए का आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, ई बुक्स प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, 40 टेस्ट मिलने वाले, प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो टीए का टेस्ट सीरीज है इसमें भी आपके स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपके 40 फुल, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले, जिसका प्राइस है 399 रुपये मात्र। ठीक, और आगे है आपका पीडीएफ नोट्स जो आपको प्रिंटेड प्रोवाइड करा रहे हैं, वही पीडीएफ के फॉर्म में आपका कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल। इसमें आपका यूपीजी के और कंप्यूटर कवर रहेगा, इसमें चैप्टर वाइज रहेगा जो कि, ठीक है, इसका प्राइस है 499 रुपये। ठीक, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आप वाई कर सकते हैं, ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक, मतलब कि अपना जो है सेट पेपर की ओर। ठीक, ये थोड़ा सा जानकारी बताना जरूरी रहता है, और जिसको कंफ्यूजन है वो डायरेक्टली हमें कॉल कर ले। ठीक, जय माता दी इंद्रेश राज जी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। डे 20 सेट पेपर नंबर 20। आज के सेट पेपर में रहने वाला है जैव प्रौद्योगिकी या फिर कहें आपका, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लेवर सेवर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। फ्लेवर सेवर निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। आपका जो है ऑप्शन ए है टमाटर से, बी है आपका मस्टर्ड सरसों से, सी पोटैटो आलू से, डी कॉटन या कपास से। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी। हर हर महादेव रूपेश अवस्थी जी। ए
ए, बहुत बढ़िया। ए बताइए, जो आपकी फ्लेवर सेवर है ये कैसी फसल है या फिर कैसी किस्म है? तो जो बच्चों आपकी फ्लेवर सेवर है ये आपकी कैसी है? जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित। यहाँ पर आंसर जो टमाटर की जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है आपकी, कौन सी आपकी? फ्लेवर सेवर। और पहली व्यवसायिक रूप से खाद्य जो है आपके अनुवांशिक रूप से रूपांतरित। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली व्यवसायिक रूप से खाद्य फसल जो आपकी प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी आपकी? फ्लेवर सेवर। पहली जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी या फिर कहें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल थी, वो थी आपकी तंबाकू, ठीक, जो कि आपकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस किस्में थी उसकी, ठीक। और जो खाद्य फसल में या फिर कहें खाद्य वाली थी या खाने वाली थी वो थी आपकी टमाटर, पहली, ठीक। भारत में पहली किस्म थी वो जो थी आपकी बॉलगार्ड 1 थी, ठीक है, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड। दूसरी आपकी धरा मस्टर्ड हाइब्रिड है, ठीक, यहाँ पर टोमेटो राइट आंसर। और आपकी जीएम क्रॉप मस्टर्ड की कौन सी है? डीएमएच 11, डीएमएच 11, डीएमएच 11, इसमें वर्नेज वर्स्टार जीन है, ठीक है। और आपके जो कॉटन की जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एक तो आपकी बॉलगार्ड 1 है, वॉलगार्ड 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, बॉलगार्ड फर्स्ट एंड बॉलगार्ड सेकेंड, जो है आपकी किसकी? कपास की जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर कहें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित है, ठीक, ठीक। फर्स्ट आपकी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड आपकी जो है तंबाकू थी, लेकिन खाद्य पदार्थ में आपकी टमाटर पहली जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, फ्लेवर सेवर किस्म, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ एग्रीकल्चर प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज। जैव प्रौद्योगिकी की वह शाखा जो कृषि प्रक्रियाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? रेड बायोटेक्नोलॉजी, लाल जैव प्रौद्योगिकी, आपका ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, नीली जैव प्रौद्योगिकी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो होगा हरी जैव प्रौद्योगिकी या फिर कहें हरी जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, सफेद जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहेंगे भैया? जिसका संबंध एग्रीकल्चर से है, तो भैया एग्रीकल्चर हमारा होता है ग्रीन, है ना। एग्रीकल्चर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो यहां पर जो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, हरी जैव प्रौद्योगिकी जो है राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? हरी जैव प्रौद्योगिकी। क्लियर है? इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, Which one of the following is a genetically modified crop widely grown in India? निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है? टमाटर, सरसों, आलू या कपास? तो बेसिकली हमें पता है कि बीटी कॉटन सर्वाधिक उगाया जाता है ना। बीटी कॉटन अभी आपकी धरा मस्टर्ड हाइब्रिड तो अभी अभी आई है, सबसे ज्यादा क्या हो जाता है आपका? बीटी कॉटन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? बीटी कॉटन या फिर कहें सॉरी आपका कपास हो जाता है, ठीक। यहाँ पर कॉटन जो है राइट आंसर हो जाता है, कपास, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच टेक्निक इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड? बीजों की नई संकर किस्मों के आविष्कार में किस तकनीक को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त है? किस तकनीक को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है, ठीक, इसके ऑप्शन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। ऑप्शन बी है आपका हरित क्रांति, ऑप्शन सी है आपका परागण, ऑप्शन डी है आपका निषेचन, निषेचन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का सही उत्तर
क्या होगा? फोर्थ का सही उत्तर क्या होगा? फोर्थ का सही आंसर बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। बेसिकली हम बायोटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें आपका अनुवांशिक प्रौद्योगिकी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, ये तकनीकी है, ठीक, जिसका विकास किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, द डायरेक्ट अल्टरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इज रिफर्ड टू एज। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी जीव के जीनोम में प्रत्यक्ष परिवर्तन को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, या फिर कहें ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? शेयर कर दो भैया, सेशन को शेयर कर दो। अब भैया दशहरा हो गया है तो हम डेली क्लास लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक, आपका हमने ये सोचा है कि एक दिन आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज और एक दिन आपका फुल लेंथ टेस्ट, मतलब फुल टेस्ट दिया जाए, ताकि आप लोग हैप्पी रहो। हैप्पी मतलब आप लोग जो है टॉपिक वाइज से परेशान हो। ठीक है, तो आप लोगों को खुश करने के लिए एक दिन छोड़ एक, मतलब कि एक है आपका जो है कंटिन्यूस ना करके आपका जो है टॉपिक वाइज, मतलब कि एक है फुल टेस्ट भी शुरू करने वाले, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक, बताइए आंसर। सी, बहुत बढ़िया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहेंगे और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करेंगे, या फिर कहें अनुवांशिक परिवर्तन भी। तो ऑप्शन सी, बूथ ए एंड बी राइट आंसर, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। जैव प्रौद्योगिकी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा, ओसवाल्ड एवेरी द्वारा, कार्ल एरेकी द्वारा या कोहेने द्वारा? किसने जो है जैव प्रौद्योगिकी शब्द या फिर कहें बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है सबसे पहले किसने कॉइन की थी? तो भैया वो की थी आपका ऑप्शन सी, कार्ल एरेकी। ठीक है, तो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल एरेकी द्वारा गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाता है, कार्ल एरेकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज अ प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। बीटी कपास में पौधे के उत्तकों में प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद बीटी विष किसके कारण सक्रिय विष में परिवर्तित हो जाता है? किसके कारण सक्रिय विष में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन ए लिख लो भैया, ऑप्शन ए है कीट की आंत का क्षारीय पीएच। ठीक, ऑप्शन ए है कीट की आंत का क्षारीय पीएच। ठीक, ऑप्शन बी है, यहां पर ऑप्शन बी भी सेम है, कीट की आंत का अम्लीय पीएच, अम्लीय पीएच। ऑप्शन सी है भैया, ऑप्शन सी है आंत के सूक्ष्म जीवों की क्रिया, आंत के सूक्ष्म जीवों की क्रिया। और ऑप्शन डी है भैया आपका जो है, ऑप्शन डी है कीट की आंत के रूप में रूपांतरित कारकों की उपस्थिति। तो यहाँ तो देखो आंसर आप सभी को मिल गया होगा, ए। देखो ये वाले आ जाओ भैया, आपका जो कीट की आंत का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है भैया, एल्कली पीएच, कीट की आंत का क्षारीय पीएच। जस्ट मिनट, कीट की आंत का क्षारीय पीएच, कीट की आंत का क्षारीय पीएच। ओके, थोड़ा सा ओबीएस में दिक्कत आ गया था, अब क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, कीट की आंत का क्षारीय पीएच। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेंट वेराइटी ऑफ मैंगो, निम्नलिखित में से कौन सी आम की उत्परिवर्ती किस्म है? रोजिका, रुमानी, रत्ना या सिंधु? जल्दी से बता दीजिए भाई, ए बी सी या फिर डी। आज क्लास जो है फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में चलेगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो सेशन है इसे मुझे 9 बजे ख़त्म करना है। 9 बजे ख़त्म मतलब आपका जो है 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म करना है इस सेशन को, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है और साथ में साथ चीज़ें जो है आपकी जो है कमेंट पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप अपना आंसर करते जाइए और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, ठीक है। तो रोजिका, रोजिका ऑप्शन ए, रोजिका कैसी है? म्यूटेंट वैरायटी है भैया मैंगो की। कौन सी? रोजिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, विच जीन इज ट्रांसफर्ड फॉर लेट डेवलपमेंट टोमेटो फ्लेवर सेवर टोमेटो, टमाटर फ्लेवर सेवर टमाटर के देर से विकास के लिए कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया था? निफ जीन, कैरोटीन, पॉलीगैलेक्टो गैलेक्टोरोनेज अवरोधक या वर्नेज? कौन सा जीन प्रयोग किया गया था भैया फ्लेवर सेवर में? बता दो जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। कौन सा जीन प्रयोग किया गया था? जल्दी से बता दो। सी भैया, पॉलीलैक्ट्रोनेज, पॉलीगैलेक्ट्रोनेज इनहिबिटर या अवरोधक का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? आपका पॉलीगैलेक्टोरोनेज का प्रयोग किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ विच एंजाइम, ग्लाइफोसेट शाकनाशी किस एंजाइम के निर्माण को रोकता है? ईपीएसपीएस, लीगेज या प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लिएज या फिर कहें आपका हिंद सेकेंड। बेसिकली ये देखो, ग्लाइफोसेट के प्रति आप जो है खरपतवार प्रतिरोधी किस्में जो है आपकी बनाई जा रही है, जैसे धरा मस्टर्ड हाइब्रिड की बात करें तो ये हर्बिसाइड टोलरेंट है, प्रतिरोधी है, ठीक। हर्बिसाइड के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी है। तो बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? तो राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ईपीएसपीएस, ईपीएसपीएस, ठीक। ये आपका जो है एक तरह का जो है एंजाइम है ईपीएसपीएस, ठीक। यह जो है एंजाइम ग्लाइफोसेट शाकनाशी जो है निर्माण को रोकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11वां है। 11वां क्वेश्चन है, विच जीन इज ट्रांसफर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीन स्थानांतरित किया जाता है? निफ जीन, कैरोटीन, पॉलीगैलेक्ट्रोनेज या इनहिबिटर या फिर कहें वर्नेज? किस जीन का प्रयोग किया जाता है भैया आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? किस जीन का प्रयोग किया जाता है भाई? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? राइट आंसर क्या होगा भैया? ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, निफ जीन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीन स्थापित किया जाता है? निफ जीन किया जाता है। कौन सा किया जाता है? निफ जीन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है, विच जीन इज ट्रांसफर्ड फॉर मेल स्टेरिलिटी, पुरुष बांझपन के लिए कौन सा जीन स्थानांतरित होता है? सीएमएस जीन, कैरोटीन या पॉलीगैलेक्ट्रोनेज इनहिबिटर या वर्नेज? किसका प्रयोग किया जाता है भाई? किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बताइए यहाँ पर 12 का। तो यहाँ पर सीएमएस जीन, पुरुष बांझपन के लिए, मेल स्टेरिलिटी के लिए सीएमएस जीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? सीएमएस जीन का प्रयोग किया जाता है आपके किसके लिए? आपके पुरुष बांझपन या मेल स्टेरिलिटी के लिए। क्लियर इतना?
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, द मोस्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज इन माइक्रो प्रोपगेशन एज, सूक्ष्म प्रवर्धन में प्रयुक्त सर्वाधिक ठोस बनाने वाला एजेंट है एगर, डेक्स्ट्रॉन, मन्नान, या फिर कहें उपरोक्त सभी, या फिर कहें सूक्ष्म कल्चर में हार्डनेस या फिर कहें आपका सॉलिडिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है भैया वो किसका प्रयोग किया जाता है, एगर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, एगर का प्रयोग किया जाता है, या एगर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए एगर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, द कल्चरिंग ऑफ सेल्स इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज कॉल्ड, द्रव उत्तेजित माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को कहा जाता है। लिक्विड कल्चर तरल संस्कृति, माइक्रो प्रोपगेशन सूक्ष्म प्रसार, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है यहां पर आपका अगर संस्कृति या एगर कल्चर, ऑप्शन डी है आपका निलंबन संस्कृति या सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, डी है सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर। या निलंबन संस्कृति, निलंबन संस्कृति। बताइए आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लिक्विड कल्चर, कौन सा, तरल संस्कृति। द्रव उत्तेजित माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को क्या कहा जाता है, लिक्विड कल्चर या तरल संस्कृति कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 14 का ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कपास की आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है, ईल्ड गार्ड, बॉल गार्ड, एंडलेस समर या फ्रीडम। तो सभी को पता है कि भैया बॉल गार्ड फर्स्ट और बॉल गार्ड सेकंड जो है हमारी कैसी हैं, ठीक है, बॉल गार्ड फर्स्ट और बॉल गार्ड सेकंड जो है कैसी हैं आपकी, कपास की जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बॉल गार्ड। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाता है, बॉल गार्ड हो जाता है। ठीक, बॉल गार्ड, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिबर्टी लिंक, लिबर्टी लिंक किस फसल की आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्म है, सोयाबीन की, आलू, मक्का या टमाटर। बताइए लिबर्टी लिंक किस फसल की आपकी जेनेटिकली मॉडिफाई आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है। तो भैया ए लिबर्टी लिंक जो है वो सोयाबीन की है। किसकी बच्चों, सोयाबीन की है। लिबर्टी लिंक किसकी फसल, किसकी एक किस्म है आपकी जो है सोयाबीन की है। लिबर्टी लिंक किस फसल की आनुवांशिक रूपांतर या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो भैया वो है आपकी किसकी, सोयाबीन की है। किसकी किस्म बच्चों, सोयाबीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मक्का का कौन सा जीन लाइसिन की उच्च मात्रा के लिए जिम्मेदार है और पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। डीजीबू जीन, ये भैया मक्का का नहीं है। निफ जीन, ये भी मक्का में नहीं। ओपेक2 जीन या नोरेंटेन। बताइए आंसर, मक्का का कौन सा जीन है जो जीन लाइसिन की उच्च मात्रा के लिए जिम्मेदार है। तो भैया अभी हाल बता दीजिए, मक्का आप लोगों ने पढ़ी हो तो, हमने तो पढ़ी है, तो कौन सा, ओपेक2। ओपेक2 को प्रोटीन रिच मेज के डेवलपमेंट या फिर कहें को प्रोटीन से भरपूर मक्का में लाइसिन की उच्च मात्रा बढ़ाने के लिए जो डाला गया था वो जीन था ओपेक2। कौन सा, ओपेक2 जीन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन है, विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल 1987 में विकसित की गई थी, लौकी, कपास, सोयाबीन या तंबाकू। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो भैया कौन सी विकसित की गई थी, तंबाकू। 1987 में पहली जो आपकी विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल थी वह कौन सी थी, तंबाकू थी। कौन सी थी, तंबाकू थी। और पहली संकर किस्म जो डेवलप की गई थी वो लौकी में की गई थी। ठीक, लौकी में पहली संकर किस्म डेवलप की गई थी और तंबाकू जो है पहली जो है ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अगला क्वेश्चन,
गोल्डन धान अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है जो समृद्ध होती है विटामिन ए में, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। शेयर कर दो यार सेशन को जल्दी जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी शेयर कर दो सेशन को। हम कोशिश करते हैं डेली लाएं। देखो विटामिन ए से भरपूर होता है गोल्डन राइस, क्या होता है, विटामिन ए से भरपूर होता है ना। ये आपका IRRI फिलीपींस मनीला में डेवलप किया गया था आपका गोल्डन राइस, ठीक है। तो विटामिन ए से क्या होता है, भरपूर होता है गोल्डन राइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सरसों की अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्म जिसे व्यावसायिक खेती के लिए अनुमति प्रदान की गई, व्यावसायिक खेती के लिए अनुमति प्रदान की गई, वह कौन सी है? व्यावसायिक खेती के लिए अनुमति प्रदान की गई वह कौन सी है? इंगोपोट्रिकस। हाँ जी भैया, इंगोपोट्रिकस इन्हें जनक कहा जाता है। IRRI मनीला फ्रीकस में जो है डेवलप की गई थी ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में सरसों की अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्म जिसे व्यावसायिक खेती के लिए अनुमति प्रदान की गई है, वरुणा, DMR 601, DMH 11 या कृष्णा, किसे अनुमति प्रदान की गई है? तो अभी अभी जो है 2024 अभी मार्च अप्रैल के महीने में या फिर जनवरी फरवरी का महीना चल रहा था, उस समय हाई कोर्ट ने आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका DMH 11 को जो है मंजूरी दी थी व्यवसायिक खेती के लिए, ठीक है। इस पर केस चलता रहा था, ठीक है। DMH 11 जो है हर्बिसाइड टोलरेंट है, इसमें बर्नेज वरिष्ठा जो है जीन डाले गए हैं, किसमें आपके DMH 11। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, an organism which has acquired a heritable variation as a result of sudden changes in the hereditary material called as, एक जीव जिसने अनुवांशिक सामग्री में अचानक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुवांशिक भिन्नता प्राप्त की है, उसे क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड, संकर, बायोटाइप, म्यूटेंट या एल्बिनो या बेबर्ड? बताइए आंसर क्या होगा कि भैया एक जीव जिसने अनुवांशिक सामग्री में अचानक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुवांशिक भिन्नता प्राप्त की, उसे क्या कहेंगे? बताओ भाई क्या कहेंगे? 21 सी म्यूटेंट कहेंगे भैया, उत्परिवर्तन कहेंगे। उत्परिवर्तन कोई भी अनुवांशिकी में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न है भैया, 22वां प्रश्न अच्छे से आंसर करिएगा। 22वां प्रश्न लिखा हुआ है भाई कि a polyploid having chromosome sets from different sources such as different species is known as, विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न प्रजातियों से गुणसूत्र सेट वाले पॉलीप्लॉइड को किस नाम से जाना जाता है? ऑटोपॉलीप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड या फिर कहें टेट्राप्लॉइड या एलोपॉलीप्लॉइड? राइट आंसर बता दीजिए भैया, A, B, C या फिर D, क्या होगा सही उत्तर? A, B, C या फिर D, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? जल्दी से लिख दो भाई, A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एलोपॉलीफ्लॉइडी। क्या हो जाता है? एलोपॉलीफ्लॉइड। इसमें जो है विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न प्रजातियों से गुणसूत्र सेट वाले पॉलीफ्लॉइड को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया उसे कहते हैं एलोप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन इन प्लांट? पौधों में बीज निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस, समसूत्रीय विभाजन, स्टेरिलिटी, बांझपन, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बता दीजिए भैया।
तो देखो बच्चों, समसूत्री विभाजन में आपका वानस्पतिक विभाजन होता है या फिर क्या वानस्पतिक वृद्धि होती है। मान के चलिए कि आलू है, आलू से आपको नया पौधा बनाना है, तो आपका कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा? समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में बीज का निर्माण या फिर कहें लैंगिक प्रजनन, आपका अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आपका समसूत्री विभाजन द्वारा। और लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना। तो अर्धसूत्री मतलब बीज के द्वारा, मतलब बीज बन रहा है, बीज में बेसिकली आपका जो है पॉलिनेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, निषेचन होता है, उसके परिणाम स्वरूप ही तो हमारा बीज बनता है। तो यहाँ पर आपका जो लैंगिक प्रजनन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है भैया? मियोसिस में। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मियोसिस, 23 का ए राइट आंसर होगा। भैया ये डी डी कर रहे हैं, डी उपरोक्त सभी नहीं होगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। अरविंद राज, इंद्रेश राज दोनों ने राइट आंसर किया है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेज नंबर पर मत जाना, वो गलती से हो गया पेज नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, Which one of the following is not responsible for external chromosomal inheritance? निम्नलिखित में से कौन बाह्य गुणसूत्र वंशागति के लिए उत्तरदायी नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मिड या मीसोसोम्स। बताइए कि जो बाहरी, जो आपका बाह्य गुणसूत्र वंशागति के लिए कौन सा जो है कौन उत्तरदायी नहीं है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो राइट आंसर की बात करें बच्चों तो मीसोसोम, आपका जो मीसोसोम है ये वंशागति के लिए या फिर कहें बाह्य वंशागति के लिए क्या है? जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी मीसोसोम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25, 25वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद वन ऑफ द इट्स पेरेंट इट इज कॉल्ड। जब F1 संकर को उसके माता पिता में से किसी एक के साथ संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सामूहिक या मास सिलेक्शन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो भैया उसे क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? जब हम जो है F1 संकर को उसके माता पिता में से किसी एक से क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो भैया उसे तो कहते हैं आपका बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस, पश्च क्रॉस, पश्च संकरण कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कैसे कहा जाता है भाई? टेस्ट क्रॉस जब कहा जाता है जब F1 का रिसेसिव या फिर कहें अप्रभावी जनक से जब क्रॉस कराएंगे तो वो आपका टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और मास सिलेक्शन एक चयन की विधि है जिसमें सामूहिक रूप से आपके फिनोटाइप के आधार पर या फिर कहें गुणों के आधार पर पौधों का चयन किया जाता है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है भैया। 26वां प्रश्न है, बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कॉटन वेराइटी हैविंग द फीचर ऑफ, बीटी कपास एक अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है या फिर कहें आपके ऑर्गेनिज्म है। कपास किस्म है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं, कीटनाशक सहनशीलता, इंसेक्टिसाइड टोलरेंट, कवकनाशी सहनशीलता या हर्बिसाइड टोलरेंट, शाकनाशी सहनशीलता, इनमें से कोई नहीं। जो आपकी बीटी कॉटन है वो किसके प्रति आपकी जो है सहनशील है? तो भैया इसमें बॉल बम का अटैक नहीं होता है ना, बॉल बम का क्या नहीं होता? अटैक नहीं होता। तो टोलरेंट है भैया कीटनाशक के प्रति, इंसेक्टिसाइड के प्रति क्या है? सहनशील है। आपकी कौन सी जो है? बीटी कॉटन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27वां प्रश्न भाई। 27वां प्रश्न दिया हुआ है, माइटोसिस टेक प्लेस इन विच सेल। माइटोसिस या फिर कहें समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? दैहिक कोशिका में, सोमेटिक सेल्स में, जर्म सेल में, रोगाणु सेल में, क्रोमोजोम में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए कि भैया जो आपका माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, वो किस में होता है? ए
बी, सी या फिर डी? सोमेटिक सेल्स में, दैहिक कोशिकाओं में, जर्म सेल में, रोगाणु सेल में, क्रोमोजोम या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो आपका माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, वो किस में होता है? दैहिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है बच्चों? दैहिक कोशिका में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां प्रश्न है, लिखा हुआ है अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते? n+1, n-1, n या n+1-1। अगुणित किस प्रकार के युग्मक बनाते हैं? अगुणित किस प्रकार के युग्मक बनाते हैं? राइट आंसर बताइए। तो भैया अगुणित है, अगुणित मतलब n, n तो यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ओनली n। एन टाइप के जो है युग्मक पैदा करते हैं कौन से? अगुणित। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है स्वनिषेचन से, परनिषेचन से, असंग जनन से या संग जनन? देखो संग जनन, संग जनन मतलब आपका लैंगिक प्रजनन, असंग जनन मतलब आपका वानस्पतिक प्रजनन। आपका जो है बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है? जो है असंग जनन कहा जाता है। और जो कि आपका एक मेथड है आपका किसका? आपका वेजिटेटिव या फिर कहें अलैंगिक प्रजनन संबंधित है किससे? असंग जनन से, एपोमिक्सिस से संबंधित है। एपोमिक्सिस क्या होता है आपका? आपका जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, असंग जनन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है कहलाता है बैक क्रॉस, ट्रिपल क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग या डबल क्रॉसिंग? जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम मतलब एक के बाद एक क्रॉस किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भैया? उसे हम कहते हैं ट्रिपल क्रॉसिंग। अंतर्वर्ती क्रॉस क्रम में कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्रिपल क्रॉसिंग कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? ट्रिपल क्रॉसिंग कहेंगे। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रिपल क्रॉसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जैव तकनीक का उत्पाद है? बीटी कपास, सुनहरा चावल, फ्लेवर सेवर टमाटर, उपयुक्त सभी। तो भैया ये सारे के सारे उत्पाद हैं भाई, सारे के सारे क्या हैं? उत्पाद है ना? तो यहाँ पर जो है आपका बीटी कपास भी जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सुनहरा चावल भी आपका जैव तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है। तो यहाँ पर फ्लेवर सेवर भी जैव तकनीक का। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? 5, 7, 9 या 11? कितने लक्षणों का अध्ययन किया था भैया वंशागति का जो है मेंडल ने? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर। तो भैया 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था बच्चों? 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने? ऑप्शन बी 7 लक्षण जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी 7 लक्षणों का अध्ययन किया था किसने? आपके मेंडल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है बोगेनिया में, हाइड्रिला में, चमेली या सभी में? पत्ती द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 33, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, गार्डन पीपर 7। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? आपका जो है पत्तियों द्वारा प्रजनन किसके द्वारा होता है भैया? बोगेनिया, बैगोनिया द्वारा जो है पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। पत्तियों से प्रजनन होता है किसमें? बैगोनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हाइड्रिला चमेली में पत्तियों द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए। ठीक, ए, बी नहीं होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है बहुगुणिता प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकरोच प्रजनन, मॉलिक्यूल प्रजनन? क्या कहलाता है भाई? बताइए आंसर। प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है?
बहुगुणता प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकरोज प्रजनन या मॉलिक्यूल प्रजनन। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है, 34 का राइट आंसर। तो भैया राइट आंसर यहाँ पर जो होता है उत्परिवर्तन प्रजनन। भैया किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, किसका प्रयोग, उत्प्रेरित उत्प्रेरित या फिर कहें आपके जो है उसको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, डी ब्रीज ने, मॉर्गन ने, बीडल ने या वोल्फ ने। उत्परिवर्तन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, तो भैया मॉर्गन ने तो शब्द दिया था, लेकिन सॉरी मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफ्ला पे खोज की थी, ठीक है। तो शब्द किसने दिया था, मॉर्गन ने। और डी ब्रीज को इसका जनक कहा जाता है, उत्परिवर्तन का जनक जिसे कहा जाता है वो है आपके डी ब्रीज, जनक कहा जाता है डी ब्रीज को, शब्द दिया था मॉर्गन ने, ठीक। शब्द मॉर्गन ने दिया था और डी ब्रीज को आपका जनक कहा जाता है, ठीक। यहां पर राइट आंसर बी हो जाता है, मॉर्गन। डी ब्रीज ने फादर कहा जाता है डी ब्रीज को, उनने जो है आपका जो है डी मतलब जनक कहा जाता है, शब्द मॉर्गन ने दिया था, शब्द मॉर्गन ने दिया, डी ब्रीज को जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां प्रश्न है, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है, विस्थापन, न्यूनता, द्विगुणन या उपरोक्त सभी। बताइए आंसर आपका जो है आपको गुणसूत्र में संरचना में किसके द्वारा बदल जाती है, गुणसूत्र संरचना किसके द्वारा बदल जाती है, तो भैया गुणसूत्र संरचना अपनी सभी, विस्थापन से भी, न्यूनता से, कमी से, द्विगुणन दोनों से, ठीक है, या फिर कहें आपके दुगने होने से, ठीक है। तो उपरोक्त सभी से, विस्थापन मतलब एक स्थान से आपका जो क्रोमोजोम है या फिर कहें आपके जो जीन है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना विस्थापन कहलाएगा। आपका न्यूनता मतलब कमी हो जाना क्रोमोजोम में, ठीक है। और आपका द्विगुणन मतलब कि डबल हो जाना, ठीक है। और उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर, ये सभी जो है बताते हैं कि जो बदल जाती है, क्या गुणसूत्र संरचना बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है, संश्लिष्ट के रूप में, मिश्र किस्मों के रूप में, संकर किस्मों के रूप में, बहुरेखित किस्मों के रूप में। संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में किया जाता है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 है। तो यहां पर 37 का जो राइट आंसर हो जाता है बच्चों वो हो जाता है ऑप्शन सी, संकर किस्म। संकर किस्मों का अधिक उपयोग कर से क्या होता है आपका जो है संकर ओज का अधिकतम दोहन। अब भैया संकर ओज क्या होता है, संकर ओज जो है माता पिता से बढ़कर बच्चों में जो लक्षण होते हैं उसे संकर ओज कहा जाता है, ठीक है। तो लगातार आपकी संकर किस्मों का प्रयोग करके संकर ओज का क्या होता है, दोहन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यून सूत्री न्यूली सोमी लिखा जाता है आपका जो है 2n-1, 2n-2, 2n+1 और 2n+2। अब भैया न्यूली सोमी कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, तो यहां पर राइट आंसर जो होगा भैया वो होगा 2n-2, ऑप्शन बी 2n-2, 2n-2, ठीक। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, न्यूली सोमी द्विन्यून सूत्री क्या बचेगा, 2n-2 बचेगा। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द दिया था जॉनसन ने, डार्विन ने, बैटसन या मेंडल ने, किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द किसने दिया, तो भैया जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, जीन शब्द आपका जॉनसन ने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां प्रश्न है, एकल संकरण में प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस होगा 9:3, 3:3, 3:1, 1:1, 1:2, 1:1, 3:1। एकल संकरण में प्रतीप संकरण होगा, बताइए राइट आंसर यहाँ पर ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1:1। एकल संकरण प्रतीप संकरण बैक क्रॉस कितना होगा, 1:1 में होगा, 1:1। अगला क्वेश्चन,
अर्धसूत्री विभाजन होता है जड़ में, तना में, पत्ती में, परागकोश में। तो हमने बताया था कि समसूत्री विभाजन तो जड़ में भी होगा, तना में भी होगा, पत्ती में होगा, लेकिन जो आपका मियोसिस है अर्धसूत्री विभाजन है कहाँ होगा? परागकोश में होगा। कहाँ पर होगा? परागकोश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, परागकोश जो है राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न है, जब न्यूक्लियस दो बार विखंडित होता हो तब इनमें से कौन सा गुणसूत्र केवल एक ही बार प्रतिबलित करता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, कार्योकिनेसिस या फिर कहें कैरियोकिनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। आज इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लाए। अब भैया इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने का समय नहीं मिल पाया, ठीक है, इस वजह से नहीं लाए। क्या कहेंगे इसे? राइट आंसर बताइए। तो इसे भैया हम अर्धसूत्री विभाजन, जब दो बार आपका न्यूक्लियस विखंडित होता है, दो बार तो आपका केंद्र किसमें विभाजित होता है? केवल अर्धसूत्री विभाजन में होता है। एक बार किसमें होता है? आपका समसूत्री विभाजन में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है पूर्वावस्था में, प्रोफेज में, मध्यावस्था में, मेटाफेज में, पश्चावस्था में, एनाफेज में, या फिर कहें अंतरावस्था टीलोफेज में। आपका समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है, अलग होता है। कहाँ पर होता है भैया अलग? तो ये होता है आपका पश्चावस्था में। किसमें? आपका एनाफेज में। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग किसमें होता है? आपका पश्चावस्था। एक लाइन में कब आते हैं? आपके मध्यावस्था में, या फिर कहें आपका जो मेटाफेज है इसमें आपके जो गुणसूत्र समान लाइन में आ जाते हैं, अलग हो जाते किसमें? आपके एनाफेज में, ठीक, पश्चावस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, वह नियम जो दो एलील को F1 हाइब्रिड में लाए जाने पर दूसरे लक्षण को पूरी तरह से मास्क करते हुए खुद को व्यक्त करता है, पृथक्करण का नियम, शुद्धता का नियम या प्रभावितता का नियम। वह नियम जो दो एलील को F1 हाइब्रिड में लाए जाने पर दूसरे लक्षण को पूरी तरह से मास्क मतलब हटा दे करते हुए खुद को केवल दिखाता है या खुद को केवल व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका पृथक्करण का नियम, रेड क्रॉस, शुद्धता का नियम, प्रभावितता का नियम। उसे भैया प्रभाव कहेंगे, ठीक है, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्धता का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या कहेंगे हम? उसे शुद्धता का नियम कहेंगे। मास्क करना मतलब उसके रंग को दबा देना। मान के चलो आपने सफेद और लाल को मिलाया है ना, तो कुछ आपके जो है आपके ऐसे लक्षण होंगे जो उसको दबा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका शुद्धता का नियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, टेस्ट क्रॉस रेशियो इन केस ऑफ डुप्लीकेट जीन एक्शन विल बी। डुप्लीकेट जीन क्रिया के मामले में टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या होगा? 9:3:1, 1:1, 1:2:1, 3:1। डुप्लीकेट जीन क्रिया में टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या होगा? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाता है 3:1। राइट आंसर क्या हो जाता है? 3:1। ठीक, डुप्लीकेट जीन क्रिया के मामले में टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। क्या होगा? 3:1 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज बेस्ट सुइटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन। साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन संकर बीज उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है स्वपरागण वाली फसलों में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, पर परागण फसलों में, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप में, वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसलों में, या उपरोक्त सभी में। किस में है आपका? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46वां प्रश्न है, बताइए। तो भैया आपका जो साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन है, ठीक, साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन है, ये किसके लिए उपयोग? वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप या फिर कहें वानस्पतिक रूप से जो आपकी प्रवर्धित फसलें होती हैं उनके लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। किसके लिए? वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित जो फसलें होती हैं
उनके लिए उपयुक्त रहता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड। ठीक, अगला क्वेश्चन 47वां प्रश्न है, द क्रोमोजोम आर मोस्ट कंडेंस्ड एट, गुणसूत्र सर्वाधिक सघन होते हैं पूर्वावस्था में, प्रोफेज में, मध्यावस्था मेटाफेज में, पश्चावस्था एनाफेज में, अंतरावस्था टीलोफेज में। किस अवस्था में आपके जो गुणसूत्र होते हैं सघन होते हैं या फिर कहें अच्छे से जुड़े होते हैं? तो भैया वो जो होते हैं किसमें, तो भैया वो होते हैं आपके पश्चावस्था एनाफेज। एनाफेज में जो है कंडेंस होते हैं, जुड़े होते हैं या सघन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? सघन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रश्न नंबर 48 है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट या फिर कहें माइटोकॉन्ड्रिया। तो भैया हमें पता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण तो एक ही जगह होता है, कहाँ पर? राइबोसोम के अंदर। कहाँ पर? राइबोसोम के अंदर। ठीक, आपका क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 49 है, संततियों का अपने पैतृकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण होना अर्थात अच्छे लक्षणों युक्त होना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, संकर ओज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि माता पिता से बढ़ चढ़कर बच्चों का होना क्या कहलाता है? संकर ओज कहलाता है। हाइब्रिड विगर या संकर ओज कहलाता है, हाइब्रिड विगर या संकर ओज। ठीक, इसे हम हेट्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेट्रोसिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन है, जीन के वैकल्पिक रूप को कहा जाता है। जीन, एलील, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? जीन के वैकल्पिक रूप को हम एलील कहते हैं। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समसूत्री कोशिका विभाजन का सबसे छोटा चरण कौन सा है? पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंतरावस्था टीलोफेज। सबसे छोटा चरण कौन सा होता है समसूत्री विभाजन में? तो भैया एनाफेज, पश्चावस्था। कौन सा फेज भैया? एनाफेज। पश्चावस्था जो है सबसे छोटा होता है, एनाफेज जो है सबसे छोटा फेज या सबसे छोटा चरण होता है किसके अंदर? समसूत्री विभाजन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रोमोजोम अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड एज, भूमध्य रेखीय प्लेट में व्यवस्थित गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या अंतरावस्था। तो अभी अभी हमने बताया था कि जब गुणसूत्र एक क्रम में क्या हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो गुणसूत्र हैं वो एक क्रम में किसमें हो जाते हैं? मध्य अवस्था में बताया था हमने। मेटाफेज में आपका जैसे मान के चलो एक सेल है, ठीक है, तो यहां पर एक बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे सारे गुणसूत्र, ठीक है, भूमध्य रेखा प्लेट में व्यवस्थित रूप से आ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्य अवस्था कहेंगे, मेटाफेज कहेंगे। ठीक, यहाँ पर मध्य अवस्था ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, 52 का बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रेरित उत्परिवर्तन के जनक कौन है? बीडल, मॉर्गन, मुलर या डी ब्रीज। प्रेरित उत्परिवर्तन के, प्रेरित उत्परिवर्तन के जनक कौन कहे जाते हैं? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? तो भैया प्रेरित उत्परिवर्तन के जनक कौन कहे जाते हैं? मुलर। उत्परिवर्तन के जनक कहे जाते हैं आपके डी ब्रीज, और शब्द किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 है, पूसा नन्हा ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड थ्रू, पपीते की बौनी किस्म पूसा नन्हा विकसित की गई है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण द्वारा, हेट्रोसिस या फिर कहें सिलेक्शन। तो भैया एक म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्ती किस्म है, कौन सी? आपकी
पूसा नन्ना, पूसा नन्ना। थैंक यू महिपाल जी। म्यूटेशन जो है आपकी म्यूटेंट ब्रीड है, आपकी पूसा नन्ना कैसी है, आपकी उत्परिवर्ती किस्म है। कैसी है, उत्परिवर्ती किस्म है। तो ऑप्शन ए चौवन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, 55वां प्रश्न है। When plant is propagated by a small tissue or part of plant is termed as, जब पौधे का प्रसार छोटे उत्तक या पौधे के किसी भाग द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, सेक्सुअल प्रोपगेशन, लैंगिक प्रवर्धन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन दैहिक संस्करण। तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो प्रवर्धन, सूक्ष्म आपका जो है प्रवर्धन। आपके सूक्ष्म प्रवर्धन में टीसू या फिर कहें कोशिकाओं का या फिर कहें छोटे छोटे जो उत्तक है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसमें? आपका जो है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, is a widely used mitotic inhibitor for the induction of polyploidy in plant। पौधों में पॉलीप्लॉइडी के प्रेरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माइटोटिक अवरोधक कौन सा है? पॉलीप्लॉइडी को बढ़ावा देने वाला कौन सा अवरोधक है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो है आपका कोल्चिसिन। या फिर कहें आपको क्वेश्चन देगा आपका पॉलीप्लॉइडी को बढ़ाने वाला केमिकल कौन सा है, पॉलीप्लॉइडी को उत्प्रेरित करने वाला केमिकल कौन सा है? तो भैया वो है कोल्चिसिन। कौन सा है बच्चों? कोल्चिसिन है। क्या है बच्चों? कोल्चिसिन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कोशिकाएं स्वयं की सटीक प्रकृतियां बनाने के लिए करती हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन या इनमें से कोई नहीं। वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कोशिकाएं अपनी सटीक मतलब एक जैसी समान संरचना बनाने या समान जो है आपका जो है समान कोशिकाएं बनाया स्वयं की सटीक प्रतिकृतियां कॉपी बनाने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में सटीक प्रतिकृति या फिर कहें अपनी कॉपी बनाती हैं कोशिकाएं, किसमें? आपके समसूत्री विभाजन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58वां प्रश्न है, ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस, इनमें से कोई नहीं। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भैया हम कहते हैं एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जहां पर एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा ना तो वहां पर किसे कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। दो जोड़ी विपरीत विभेद मतलब अलग अलग दो जोड़ी लक्षण है उनका अध्ययन कर रहे हैं तो आपका डाई हाइब्रिड या द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा। तीन लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, तीन जोड़ी लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, है ना। एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60वां प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:2:3:1, 9:3:3:1, 2:2:1 या 3:1। जो आपका द्विसंकर या डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? बताइए आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया उसका अनुपात है 9:2:3:1। जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है? 9:2:3:1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61वां प्रश्न, एकल संकर क्रॉस या फिर कहें एकल संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:2:3:1, 9:3:3:1, 2:2:1 या 3:1। तो भैया एकल संकर क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपका जो एक है फिनोटाइप तो भैया 3:1 होता है। 3:1 किसका? आपका मोनो हाइब्रिड का। और आपका जो है डाई हाइब्रिड का कितना हो? 9:2:3:1।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, 62वां प्रश्न है, जब विषम युग्मजीय अवस्था में जोड़े की दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती हैं तो उसकी जीन को क्या कहा जाता है? जब विषम युग्मजीय अवस्था में जोड़े की दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती हैं तो उसकी जीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, सह-प्रभावी जीन, इनमें से कोई नहीं। मतलब दो जीन अपनी अवस्था या फिर कहें जोड़े की दो जीन ले रहे हैं तो जोड़े में आ रही हैं, मतलब सह प्रभाविता, मतलब साथ साथ प्रभावी होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सह प्रभाविता कहेंगे, सिर्फ सह प्रभावी जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? सह प्रभावी। राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, ऐसी जीन जो समयुग्मजीय अवस्था में आने पर सदस्य को मार देती है उसे जीन कहते हैं। घातक जीन, बहुप्रभावी जीन, प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन? तो भैया ऐसी मारने वाली है तो मारने वाली तो कौन होगी? घातक होगी। लीथल जीन कहा जाता है जो समयुग्मजीय अवस्था में आने पर सदस्य को मार देती है, वह होगी लीथल जीन। ठीक है, यहाँ पर लीथल जीन या घातक जीन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 64वां प्रश्न है, सहलग्नता को सर्वप्रथम किसने लिथायरस ओडोरेटस में देखा था? बीडल ने, मॉर्गन ने, बैटसन व पुन्नेट ने, डीवरीज ने? लिथायरस ओडोरेटस में सर्वप्रथम किसने सहलग्नता को देखा था? बताइए आंसर, राइट आंसर 64 का। तो भैया यहाँ पर जो है राइट आंसर बैटसन और पुन्नेट ने, बैटसन और पुन्नेट ने लिथायरस ओडोरेटस में सर्वप्रथम सहलग्नता को देखा था। अगला क्वेश्चन, डीएनए की सामान्य संरचना में एक अथवा कभी कभी एक से अधिक नाइट्रोजनी क्षारकों को हटा देना क्या कहलाता है? अभाव, प्रतिपन, द्विगुणन या स्थानांतरण? बताइए आंसर। डीएनए की सामान्य संरचना में एक अथवा कभी कभी एक से अधिक नाइट्रोजनी क्षारकों को हटा देना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं कमी, अभाव। कोई हम हटा रहे हैं ना, इसमें बदल तो नहीं रहे हैं, इसमें कमी कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए अभाव हो जाता है। यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन आपके जी एग्रीकल्चर के समाप्त हो जाते हैं। आगे भाग 2 आपका कंप्यूटर है। ठीक, कंप्यूटर में बढ़िया से पढ़ेंगे, आंसर करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, एक्सेल में वर्तमान सेल पता में प्रदर्शित करता है? टाइटल बार में, नाम बॉक्स या नेम बॉक्स में? ठीक, ऑप्शन सी है आप 66 का ऑप्शन सी है, स्टेटस बार में। बार में ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार। बताइए राइट आंसर कि आपका जो है सेल का पता या फिर कहें सेल एड्रेस कहां पर होता है? सेल एड्रेस कहां पर होता है? 66, क्वेश्चन नंबर 66। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नेम बॉक्स में। नाम बॉक्स या नेम बॉक्स में आपका क्या होता है? पता होता है। ठीक, नेम बॉक्स में क्या होता है? पता होता है। अरे भैया वो संतोष जी का नंबर, संतोष जी का नंबर मांग रहे हैं, संतोष जी से बोल रहे हैं, हमसे नहीं बोल रहे हैं, महिपाल जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, एक्सेल फॉर्मूलों में डॉलर चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है? इसका उपयोग वैल्यूज को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फॉर्मूला में रो या कॉलम को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुद्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, इसका उपयोग वैल्यूज को गुणा करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर बताइए आपका जो है 67 का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है, इसका उपयोग फॉर्मूला रो व कॉलम को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसका? आपका जो डॉलर वाला चिन्ह है, रो और कॉलम को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉलर वाले चिन्ह का। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 68, 68वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक संख्यात्मक मान को लेवल मान के रूप में माना जा सकता है यदि उसके पहले आता है हैश, टाइड, एपोस्ट्रॉफ या एक्सेल
मेसन, एक्सक्लेमेशन। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। यदि एक एमएस एक्सेल में एक संख्यात्मक मान को लेवल मान के रूप में माना जाता है यदि उसके पहले क्या आता है, क्या आता है भैया, क्या आता है, तो भैया इसके पहले क्या आता है आपका एपोस्ट्रोफी आ जाए, एपोस्ट्रोफी आ जाए तो लेवल मान के, संख्यात्मक मान को लेवल मान के रूप में जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, 69वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में संख्याओं के सेट में सबसे बड़े मान की गणना कौन सा फंक्शन करता है, मैक्स, लार्ज, काउंट या मिनी, मिनी। बताइए आंसर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा मैक्स। मैक्स मतलब सबसे बड़े मान की गणना करना है तो मैक्स करेंगे ना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए मैक्स हो जाता है, मैक्स और ब्रैकेट, ठीक, मैक्स और ब्रैकेट राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, एमएस एक्सेल में एक कॉलम में से सभी संख्यात्मक मानों को स्वचालित रूप से जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, स्वचालित रूप से जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस स्क्रीन लॉक, शिफ्ट प्लस इक्वल, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आपका इक्वल, अल्ट प्लस इक्वल। राइट आंसर बताइए यहाँ पर ए बी सी या फिर डी, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है अल्ट प्लस इक्वल कर दोगे तो संख्याओं के मान क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, स्वचालित रूप से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा, तो अल्ट प्लस इक्वल करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहा जाता है, स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, सेल टिप या वेब टिप। एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहा जाता है, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल टिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल टिप। एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहा जाता है, सेल टिप कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में उसी में एक नई लाइन दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, उसी में एक नई लाइन ऐड करने किस जो है आपके शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है टैब प्लस इंटर, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस का मतलब होता है साथ में, ठीक, फिर ऑप्शन डी है अल्ट प्लस इंटर। राइट आंसर बताइए यहां पर, राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर यहाँ पर बता दीजिए क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अल्ट प्लस इंटर दबाने से, उपयोग करने से आपका क्या होगा, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में उसी में एक नई लाइन दर्ज करने के लिए निम्नलिखित किस कीबोर्ड या फिर नई लाइन क्या हो जाएगी, दर्ज हो जाएगी, किससे, अल्ट प्लस इंटर दबाने से, अल्ट प्लस इंटर दबाने से, ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी अल्ट प्लस इंटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 365 वर्कशीट के एक या अनेक फॉर्मूला में आपको संदर्भित करने के लिए सेल रेफरेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरे वर्क डॉक्यूमेंट की टेबल पर डेटा, उसी वर्कबुक में अन्य वर्कशीट पर डेटा, वर्कशीट पर एक या अधिक सन्निहित सेल में से डेटा या वर्कशीट के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद डेटा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, राइट आंसर बता दीजिए। तो भैया एमएस एक्सेल 365 वर्कशीट के लिए एक या अनेक फॉर्मूला में आप दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में की टेबल पर डेटा को संदर्भित करने के लिए सेल रेफरेंस का उपयोग नहीं कर सकते, किसमें आपका जो है आपका एमएस एक्सेल 365 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, एमएस एक्सेल में आप आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं, डेटा कॉमा फॉर्म, डेटा कॉमा तालिका टेबल, डेटा कॉमा क्रम, आपका डेटा है सॉर्ट, डेटा कॉमा उपयोग, सब टोटल, डेटा प्लस सब टोटल उपयोग, सॉरी
सब टोटल। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है डेटा प्लस क्रम, या फिर क्रम में बैठाना है ना, तो डाटा प्लस क्रम हम क्या करेंगे, डाटा प्लस क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप लाना पड़ेगा। हाँ भैया लैपटॉप लाना पड़ेगा आज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। यह किसी की के लिए रेंज के पहले कॉलम को लंबवत रूप से नीचे देखता है और पाई गई पंक्ति में निर्दिष्ट सेल का मान लौटाता है। यह सेल रेंज के औसत की गणना करता है। यह टेक्स्ट स्ट्रिंग में विशिष्ट टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करता है। यह एक सेल की कंटेंट को दूसरी सेल से विभाजित करता है। राइट आंसर बताइए। वी लॉकअप का जो है उपयोग क्या फंक्शन करता है, क्या कार्य करता है। तो भैया वी लॉकअप जो है आपका, यह किसी की के लिए रेंज के पहले कॉलम की लंबवत रूप से नीचे देखता है और पाई गई पंक्ति में निर्दिष्ट सेल का मान लौटाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 75 का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 76 है, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है, डेडिकेटेड, लेडिकेटर और ऑप्शन सी है, यहां पर ऑप्शन सी है रेडिलेटर, ऑप्शन डी है सेडिकेटर। क्या कहा जाएगा, वह कंप्यूटर से खास कार्य के लिए रिजर्व किया गया है, तो भैया वो तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर। मतलब उसी काम के लिए है और कोई काम नहीं कर सकता, एक ही काम के लिए डेडिकेटेड। जैसे आप लोग एजीटीए के लिए डेडिकेटेड है ना। नंबर चाहिए महिपाल जी को। सर जी बोल दो, संतोष कुमार भाई अपना नंबर लिख दो, भाई तुमसे बात करनी है। संतोष जी अपना नंबर लिख दीजिए, ये महिपाल जी बड़ा परेशान हो रहे हैं। संतोष जी अपना नंबर लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77वां प्रश्न है। 77वां प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर कलेक्शन या संग्रह। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है। कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उपयोग करने में या प्रयोग करने में आसान बना देता है, तो भैया वह है आपका यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी क्या करता है, यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, उपयोगिता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या होता है, इन्वर्टर, जनरेटर, यूपीएस या स्टेबलाइजर। अनवरत विद्युत आपूर्ति मतलब बिना कोई रुकावट के विद्युत की आपूर्ति हो रही है, बिना किसी रुकावट के विद्युत की आपूर्ति होती है, वो किससे होती है, तो भैया उसे हम कहते हैं आपका यूपीएस। क्या कहते हैं, यूपीएस, ठीक। इसमें अनवरत मतलब बिना कोई रुकावट के विद्युत क्या होती है, आपूर्ति होती रहती है कंप्यूटर को, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 80 है, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस या फिर कहें आपका आउटपुट डिवाइसेस। क्या कहा जाता है उसे, तो भैया उसे हम कहते हैं आपका जो है इनपुट डिवाइस। मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस यूनिट को जो है कार्य करने के लिए आदेश देता है, या फिर कहें सिस्टम में प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में, इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है, ठीक। अब जैसे आपको कुछ बोलना है तो वो इनपुट होगा ना,
फिर अगला पोर्शन है आपका, यहाँ पर तीसरे पोर्शन में आपका कंप्यूटर नहीं है भाई, यूपीजी के। अगला पोर्शन किसका है आपका, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का 81वां प्रश्न, सॉरी 81वां प्रश्न है आपके आज के सेट पेपर का। 81वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल विकास से। तो और नॉर्मली हमें पता है कि भैया कुपोषण, पोषण मिशन है तो कुपोषण से संबंधित होगा, तो ऑप्शन सी कुपोषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई थी 12 दिसंबर 2012, 15/11/2012, 16/11/2013, 20/11/2014 को। आपकी जो वुमेन पावर लाइन है ये कब शुरू हुई थी, तो ये 15 नवंबर 2012 को शुरू हुई थी। वुमेन पावर लाइन कब शुरू हुई थी, 15 नवंबर 2012 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भैया संगम उद्देश्य का है नदी विकलांगों की कल्याण वृद्धि, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना है किसका, आपका संगम योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीजी के से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। आपकी उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 किसके लिए शुरू की गई थी, तो भैया ये शुरू की गई थी आपका मजदूरों के लिए। किसके लिए, मजदूरों के लिए, ना तो महिलाओं के लिए थी ना तो वृद्ध के लिए थी, ये थी मजदूरों के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85वां है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्प प्रायोजित की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, बी और सी दोनों द्वारा, बी और सी दोनों द्वारा। राइट आंसर बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी और सी, केंद्र सरकार द्वारा और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है। कौन सी, आपकी उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और विश्व बैंक द्वारा, ठीक। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने उत्तीर्ण की है कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12। कन्या विद्याधन योजना किसके लिए शुरू की गई थी, तो भैया ये शुरू की गई थी कक्षा 12 पास करने वाली लड़कियों को कुछ 20,000 की समथिंग 10 से 15,000 या 20,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें, ठीक। अब भैया संतोष कुमार जी अपना नंबर नहीं लिख रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बोल दिया कि संतोष जी अपना नंबर लिख दीजिए, महिपाल जी परेशान हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, 87वां प्रश्न, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है, जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर या सुल्तानपुर। राइट आंसर बताइए यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया ज्यादातर बल जो नहीं दिया गया है वो नहीं दिया गया सीतापुर पर, ठीक। गोमती जो परियोजना थी जिसे, ठीक है, कार्य योजना के प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया सीतापुर में, सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर में दिया गया। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया, 24 जनवरी 2020, 25 जून 2020 को, 26 जून 2020 को, 27 जुलाई 2020 को। कब शुरू किया गया था आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें बच्चों तो ऑप्शन सी 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना शुरू की गई थी, यूपी रोजगार अभियान शुरू किया 26 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन 89वां प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ऑप्शन सी है आपका भू
प्रबंधन का सुधार करना। कूट यहाँ पर दिए, ए केवल यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक, ये तीसरा है। तो यहाँ पर केवल एक और दो, केवल दो और तीन, उपयुक्त तीनों। राइट आंसर बताइए 89। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। सभी तीनों जो है आपके शारदा सहायक समादेश परियोजना के मुख्य लक्ष्य थे। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। और कूट आपका जो है तीनों सही है यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़िता मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से आच्छादित है? हत्या पीड़िता, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित, तेजाब के हमले से पीड़ित। 2000 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना। तो भैया इसमें जो सूचित है या फिर कहें आच्छादित है या फिर कहें जिनके लिए योजना है, वो है आपके जो है युद्ध पीड़ितों के लिए। किसके लिए है? युद्ध पीड़ितों के लिए। किसके लिए है? युद्ध पीड़ित, ठीक, युद्ध पीड़ितों के लिए। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर युद्ध पीड़ित नहीं होगा, ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर सॉरी कूट दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पर कूट दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो है हत्या पीड़ित भी है, ठीक, आपके यौन दुष्कर्म पीड़ित भी है, यहाँ पर जो है 1 2 3 4, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, सॉरी बच्चों एक गलती से लिख गया, ठीक, तेजाब के हमले। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही है, केवल 1 2 और 4, ठीक, ये सही है, युद्ध पीड़ितों के लिए नहीं है। सॉरी बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक, सी होगा आपका, ठीक, सी होगा, सभी चारों नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, अवसर उपलब्ध कराती है। ऑप्शन कारण जो है, कारण आर, देखिए कारण देखिए, ये तो आपका जो है कथन हो गया, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराती है, ठीक। कथन देखिए, कथन में लिखा हुआ है कि कारण आर मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उनका उद्देश्य है। ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है, व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, सही है किंतु ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है या आर सही है। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और एक जो है ए की सही व्याख्या आर करता है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1970 में, 1975, 1990, 1992। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? तो भैया ए लागू हुई थी 1992 में। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? 1992 में। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर, रायबरेली। वह जो है प्रोजेक्ट मतलब वह जनपद चुनना है जो परियोजना में नहीं आता है, तो भैया वो है सीतापुर नहीं आता। किस में नहीं आता? सीतापुर। रायबरेली आता है इसमें, आपका प्रयागराज, अलीगढ़ आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? 94 राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना जो है उद्योग बंधु योजना, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का क्या है? उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 95 है,
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को, 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो भैया ये हुआ था आपका 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ योजना संबंधित विकास से, स्वास्थ्य के, आवास के, विद्युत शक्ति के या सड़कों के? लखनऊ योजना किससे संबंधित है? लखनऊ योजना किससे संबंधित? तो सड़कों के विकास से संबंधित। किससे? सड़कों के विकास से संबंधित लखनऊ योजना। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से। सड़कों के विकास से संबंधित लखनऊ योजना। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है कौन? रिलायंस कंपनी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई सितंबर 2000 में, अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2002, दिसंबर 2002 में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की? सितंबर 2002 में शुरू की गई थी। सितंबर 2002 में ज्ञानदीप योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 है, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? बताइए, कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। ठीक, आपकी जो कल्प योजना है किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा से। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1985, 1990, 1995 में या 1997? मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी यूपी में? तो भैया मिड डे मील योजना आपकी 1995 में, वर्ष 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ आपके यहाँ पर 100 प्रश्न क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये रही आपके आंसर की सारी। ठीक, सेट पेपर की लास्ट में उत्तर कुंजी है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ अब देखो क्लास हो गई है, तो अब हम भर भर के प्रमोशन कर सकते हैं ना। अब हमें कोई नहीं रोक सकता प्रमोशन करने से, है ना बच्चों? क्योंकि आपकी क्लास कंप्लीट करा दी, अब मैं प्रमोशन कर सकता हूं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर जो वीडियो कोर्स आपकी जो वीडियो क्लास चलती है सेट पेपर वाली, ब्रह्मास्त्र वाली, इसकी जिसको पीडीएफ चाहिए है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लॉगिन कर लेना है, और वहाँ पर आपको 60 सेट पेपर मिलेंगे, 20 फुल और 40 टॉपिक वाइज, जिसका प्राइस है मात्र 299 रुपये। ठीक, और आपका जो है प्रिंटेड नोट, जो बच्चे ऑर्डर करना चाहते हैं कि भैया हम जो है पीडीएफ से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सर हमें प्रिंटेड नोट्स चाहिए, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तभी तो मुझे टाइम लग गया। मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने इस सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रिंटेड नोट्स कितना? 1500 रुपए के हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? प्रिंटेड नोट्स मंगाने के लिए आपको एक नंबर दे रहे हैं, 7880497104, ये हमारा नंबर है। ठीक, कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको क्या करना है? बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश राज जी। आपको क्या करना है? इस नंबर पर जाना है। ठीक, इस नंबर पर आपको लिखना है, व्हाट्सएप करना है कि प्रिंटेड नोट्स आप लिखोगे जैसे ही, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स आप लिखोगे तो मैं आपको एक क्यूआर और गूगल फॉर्म भेजूंगा। क्यूआर पे आपको 1500 रुपये पे करने हैं और गूगल फॉर्म पे अपना एड्रेस भरना है। ठीक, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फिल करना है, और आपको नोट्स 8 से 10 दिन में या फिर कहें 7 से 8 दिन में आपके पते पर हार्ड कॉपी के रूप में भेज दिए जाएंगे। ठीक, हार्ड कॉपी के रूप में। और जो बच्चे चाहते हैं कि भैया हमें तो पूरा कोर्स करना है, केवल ब्रह्मास्त्र से काम नहीं चल पा रहा है, तो वो लोग आ जाओ लाइव रिकॉर्डेड क्लास में। ई बुक प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू मिलेंगे, इसमें 40+ टेस्ट मिलेंगे। कितने में? 1299 प्राइस है, लेकिन अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है 25% दिवाली तक, तो भी 125 कोड लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट व एप्लीकेशन का, उसे आपको
डाउनलोड कर लेना है। ठीक, उसे आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको ये परचेस करना है। आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। ये देखो आपको 900 कुछ में 999 में समथिंग सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक, और 50 टॉपिक सेट टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट। अब यहाँ पर आप जैसे जाओ कि भैया हम पीडीएफ नोट्स अलग खरीद लें तो 500 499 500 रुपए के तो पीडीएफ खरीदेंगे। आप कहो लाइव क्लास अलग 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 खरीद लें तो आपके जो 500 की लाइव क्लास पड़ेगी कितना, 1000 रुपए। 300 रुपए की टेस्ट सीरीज पड़ेगी। ठीक है, तो आपके 1300 रुपए हो जाएंगे लगभग। तो इसमें आपको सारी चीजें मतलब 999 रुपए में 300 रुपए की बचत भी हो रही है इसमें। ठीक है, और अगला है आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है कृषि कंप्यूटर यूपीजी के कंप्लीट पीडीएफ्स। किसके अंदर, आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, जो कि आपका 499 है। इसके लिए आपको वही प्रोसेस करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, लिंक ओपन करना है वेबसाइट पर, और साथ में साथ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं विजन एग्री एकेडमी की, और बढ़िया से रजिस्टर करके हमारे पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, हाँ, मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि कल से 2 या 1 बजे दोपहर में एक क्लास लूंगा, जिसमें केवल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन इस तरह से कराऊंगा ना कि 10 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन बना लोगे। मतलब उसको बहुत डिटेल में कराऊंगा। जैसे आप लोग कहते हो ना कि चारों ऑप्शन डिस्क्राइब कर दिया करो, ये 100 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं ना, तो उसके लिए हमने सोचा है 10-10 क्वेश्चन आपके कराएंगे। ठीक है, तो वो आपका जो है कल से दोपहर 2 बजे से होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।